अच्छा, कल पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स हमने पढ़े थे, मटेरियल की डॉक्यूमेंटेशन साइकिल देखा था। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था वेस्टेज वाला, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इन्वेंट्री लॉसेज और वेस्टेज पे कैलकुलेशन बेस्ड छोटा सा एक टॉपिक है, छोटी सी एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब जब आप किसी चीज़ को इनपुट करते हैं तो आउटपुट आता है, और आउटपुट के साथ जो है आपका एक वेस्टेज होता है, लॉस होता है। जैसे कई प्रोसेसेस होते हैं उसमें वेपोरेशन हो जाती है, उसकी वजह से काफ़ी लॉस हो जाता है, या वैसे भी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, नुकसान होता है। तो अब इसमें हमें आइडिया कैसे होना चाहिए कि यार हमारा हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा इतना हमें चाहिए, तो हमें इनपुट कितना करना चाहिए। तो ये हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि समझना है। अब एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि इनपुट जो है वो 100% होता है। इनपुट हमेशा 100% होता है। अब आउटपुट जो है मिसाल के तौर पर अगर 95% है तो इसका मतलब है आपका 5% लॉस हुआ है। तो पहले तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि इनपुट हमेशा 100% होता है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है कि इन द प्रोडक्शन प्रोसेस देयर इज यूजुअली वेस्टेज रेट ऑफ 5% ऑफ इनपुट। के प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें 5% इनपुट का आपका वेस्ट होता था। मटेरियल कॉस्ट इज $8 पर केजी। जो मटेरियल आप खरीदते हैं वो $8 उसकी प्राइस है पर केजी। और रिक्वायर्ड आउटपुट आपको चाहिए 1520 केजी, कि आपको 1520 केजी आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है जो कि आपको चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी क्वांटिटी यानी कि केजीज में आपने इनपुट करनी है, और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो दो चीजें हमने पता करनी है कि एक तो नंबर वन कितनी क्वांटिटी हमने इनपुट करनी है, और नंबर टू उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इनपुट हमेशा 100% होता है। तो इनपुट अगर 100% है और 5% आपका लॉस है तो आउटपुट कितने परसेंट होगा। सर आउटपुट कितने परसेंट। 95%। बिल्कुल 95% होगा। 95% और प्लस लॉस आपका 5% हो गया। अब आउटपुट आपको 1520 केजी चाहिए। अब क्वेश्चन यही है कि इनपुट कितना होना चाहिए। तो कैलकुलेटर अपने पास रखें, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए 1520 केजी आपका आउटपुट है जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड आउटपुट है। और ये 1520 केजी परसेंटेज में कितना है, 95%। 95% है। 5%। तो 1520 को अगर मैं 95 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 1% का आंसर आ जाएगा। और 16 उसको मैं रुपीज जी सर। मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो मेरे पास 100% यानी कि इनपुट आ जाएगा। 1600 आ जाएगा सर। तो ये कितना आ जाएगा, 1520 डिवाइडेड बाई 95 में 1600। 1600 सर। 1600। जी। सही है, डिवाइडेड बाई 95, और ठीक है 1600 केजी आपका आ गया। अब इसी से आप लॉस भी निकाल सकते हैं। आप 1520 को 95 से डिवाइड करें, 1% का आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो आपके पास लॉस की भी आ जाएगी। तो 1600 केजी आपने इनपुट करेंगे, 5% आपका लॉस होगा तो आउटपुट आपका 1520 केजी आएगा। तो अगर आपको 1520 किलो का आउटपुट चाहिए तो आपने 1600 किलो इनपुट करना है। ये तो क्वांटिटी आ गई, अब हमने कॉस्ट निकालनी है। 1 केजी की कॉस्ट 8 थी, तो 1600 की क्या होगी, 1600 टाइम्स 8। तो ये कितना हो जाएगा, 1600 टाइम्स 8, 12,800। 12,800। $12,800 में। जी सर। उस्मान, क्लियर है ये पॉइंट आपको। जी सर क्लियर है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया ना इस तरह आपने निकालना है परसेंटेज वाइज, कि जिसमें आपको परसेंटेज रिलेटेड चीज पूछी हो। आपने अगर एक चीज को परसेंट में भी दिया हुआ है और वैल्यू में भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1% का आंसर आएगा, और रेलिवेंट जो भी चीज चाहिए हो वो बंदा निकाल सकता है। इससे आप इनपुट भी निकाल सकते थे और लॉस भी। बस यही कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ले रही है। जी सर। अब जी लॉस की सर। वजूहात जो हैं वो कॉमन सी हैं। जैसे लॉस क्यों आ सकता है, आपने चीप मटेरियल इस्तेमाल किया है, वो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। आपका लेबर जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, ठीक है, इस वजह से वो वेस्टेज ज़्यादा कर रहा है। आपकी मशीन में हो सकता है फॉल्ट हो, पुरानी मशीन हो, ठीक है, इसलिए वो वेस्टेज इनपुट मटीरियल का ज़्यादा करके। तो ये कॉमन रीजन हैं जिसकी वजह से लॉस आता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लास्ट चैप्टर का टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, और उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि गुड्स जो कि हम रीसेल के लिए खरीदते हैं उसको आप इन्वेंट्री कहते हो। आप कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हो उससे आप बनाते हो, तैयार करते हो और फिर बेचते हो, तो वो एक इन्वेंट्री कहलाती है। अब इन्वेंट्री हमें होल्ड हम क्यों करते हैं, यानी कि अपने पास हम क्यों रखते हैं। नंबर वन रीजन है एक्ट एज अ बफर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनयूजुअल कंजम्पशन। जब
आपको नहीं पता कि कितनी इन्वेंट्री हमारी इस्तेमाल हो रही है, हाई लेवल पे चली जाती है इन्वेंट्री, अनप्रिडिक्टेबल है, तो अगर आपने इन्वेंट्री अपने पास होल्ड की हुई है, थोड़ी बहुत आपके पास पड़ी हुई है, तो आपको ये एज अ बफर, बफर का मतलब होता है सेफ्टी, एज अ सेफ्टी आपके काम आएगी। तो पहली रीजन तो ये है कि हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। दूसरी, बिजनेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेज। अगर हम होल्ड इन्वेंट्री का मतलब ये है कि अगर हम ज्यादा खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या देगा, सप्लायर हमें देगा डिस्काउंट। तो एक ये भी रीजन है कि हम ज्यादा इन्वेंट्री इसीलिए बाय करते हैं, ज्यादा इन्वेंट्री हम इसीलिए होल्ड करते हैं कि हम परचेज ज्यादा करते हैं और उस परचेज की वजह से हमें डिस्काउंट मिलता है। तीसरी रीजन है इन्वेंट्री होल्ड करने की, सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाना। एक सीजन में प्राइस सस्ती हो जाती है, एक सीजन में प्राइस महंगी हो जाती है, तो आप जो है जब सस्ती होगी तब खरीद लें, तो उसको अपने पास होल्ड कर लें। चौथा है डिले इन प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी अवॉइडेड। अगर तो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है तो प्रोडक्शन में स्टॉपेज नहीं आएगा, प्रोडक्शन में डिले नहीं आएगा, स्मूथली और एफिशिएंटली हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रन करेगा। और लास्ट रीजन है कि हो सकता है कि नेसेसरी हो, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनको पक मेच्योर होने में टाइम लगता है, जैसे कि फूड आइटम्स हैं। अब फूड आइटम्स हैं, उनको कुछ ना कुछ देर आपको अपने पास होल्ड करना पड़ता है ताकि वो मेच्योर हो जाए। तो ये कुछ रीजंस हैं कि हमें इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है। तो ये क्लियर है रीजंस आपको उस्मान और वैस भाई? जी सर, क्लियर है सर। ठीक है। जी सर क्लियर है। अब इसके बाद जब हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं तो इन्वेंट्री को होल्ड करने की हमें कोई ना कोई कॉस्ट पड़ती है। तो जो कॉस्ट है वो आपके सामने लिखी हुई है, डिफरेंट कॉस्ट है। इंश्योरेंस कॉस्ट इन्वेंट्री की, इंश्योरेंस जो हम पे करते हैं। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को आप जिस जगह पे रखते हैं वहाँ की स्टोरेज कॉस्ट है, वहाँ पर आप रेंट दे रहे होंगे, वहाँ पर हीटिंग की कॉस्ट पे कर रहे होंगे, लाइटिंग की कॉस्ट पे कर रहे होंगे, मेंटेनेंस की कॉस्ट पे कर रहे होंगे, वेयर हाउस की। तो स्टोरेज कॉस्ट लगती है। ऑब्सोलेंसिस, ऑब्सोलेंसिस का मतलब ये है कि इन्वेंट्री आउटडेट हो जाए, पुरानी हो जाए, अब किसी फायदे की ना हो, किसी फायदे की अब है ही नहीं, तो इसको आप कहते हैं आउटडेटेड। तो अगर इन्वेंट्री आपकी पुरानी हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है अब वो किसी इस्तेमाल में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप हो सकती है, तो आपको नुकसान ही है ना। तो कॉस्ट ये बेसिकली आपके लिए एक डैमेज, अगर टूट जाए। टेट्रिएट का मतलब होता है पड़े पड़े खराब हो जाए, ठीक है, स्लोली स्लोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स होती जाए, स्लोली। बस इसका मतलब ये है कि डेट्रिएट का मतलब अगर आपने अपने पास रखी हुई है, रखी हुई है, रखी हुई है, तो ऐसा ऐसा वो खराब हो जाएगी। ऑब्सोलेंस का मतलब ये है कि वो आउटडेट हो जाएगी, यानी कि अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसके लिए वो नहीं चाहिए। और डैमेज का मतलब है टूट भी सकती है, ज्यादा इन्वेंट्री है तो टूटने का भी खतरा है। उसके बाद लेबर कॉस्ट, जाहिर सी बात है स्टोर में जो लेबर वगैरह होगी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और दूसरी जो लेबर है उसकी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी। पिलफरिज कॉस्ट, पिलफरिज का मतलब ये होता है कि कुछ शातिर लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो थोड़ी 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 करके जो है ना चोरी करते हैं। जैसे अगर 1000 kg आपके पास पड़ा हुआ है, किसी बंदे ने चुपके से 2 kg निकाल ली, फिर 2 kg निकाल ली, फिर पकड़ा ना जाए, तो इसको कहते हैं पिलफरिज। तो ये भी आपके लिए एक कॉस्ट है। और लास्ट कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप। कैपिटल टाइड अप का मतलब होता है कि इन्वेंट्री खरीदने के लिए जो आपने कैपिटल लगाया है या पैसा लगाया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो खर्चा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है $1000 पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑप्शन। जो आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था जिसपे आप पैसा लगा सकते थे उसकी कॉस्ट। अब आपके पास $1000 पड़ा हुआ है। अब आप उसे क्या कर सकते हो, एक चीज आप कर सकते हो, आपने इन्वेंट्री खरीद ली। अब दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि उसको आप बैंक में लगा सकते हो, ठीक है, और बैंक से जो है आप मिसाल के तौर पर 5% इंटरेस्ट उस पर कमा सकते हो, सूद कमा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अपनी रेलिवेंट कॉस्टिंग में। अभी आने वाला पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि ये $1000 आप बैंक में भी तो लगा सकते थे और वहां से 5% यानी कि $50 मंथली या एनुअली कमा सकते थे, लेकिन आपने इसको सेक्रीफाइस किया, आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शन को सेक्रीफाइस करके आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया, तो ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज क्लियर है आपकी? आवाज क्लियर है मेरी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक मिनट। सर मुझे आ रही है। आपको आ रही है सही? जी अब आ बिल्कुल रही है clear। सर। ठीक है। अब क्लियर है आवाज?
जी अब ठीक है सर। सही है। ये समझ आ गई थी, ये कोई चीज आप किसके हो गई है? नहीं, ये मैं सर मतलब अभी यहीं पे थे कि बैंक पे भी हम इसको इन्वेस्ट कर सकते ठीक हैं। है। $1000 था आपके पास एक ऑप्शन ये था कि आप इन्वेंट्री खरीद लें, दूसरी ऑप्शन ये था कि आप बैंक में इन्वेस्ट कर दें। अब आप बैंक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से आप 5% इंटरेस्ट कमा सकते थे, लेकिन इस इंटरेस्ट को आपने सेक्रीफाइस किया है, इस ऑप्शन को आपने छोड़ के दूसरा ऑप्शन चूज किया है, तो इसको आप कहते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये कुछ कॉस्ट ने इन्वेंट्री को होल्ड करने की। सर इसमें मुझे एक तो पिलफिश का ये जो है इसका दोबारा बताइएगा सर। सही है। पिलफिश और का सर। मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके वेयर हाउस में 2000 की किलो इन्वेंट्री, 2000 केजी इन्वेंट्री पड़ी है। अब वहां के लोग मिलके क्या करते हैं, 2-2 केजी करके, 1-1 केजी करके, 3-3 केजी करके, थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं, ठीक है, ताकि नजर में ना आए। और इस तरह करते करते जब अल्टीमेट आखिर में जाके वो बहुत बड़ी लेवल की हो जाती है तो नुकसान होता है। इसको पिलफिश कहते हैं। ठीक है सर। सही सर है। इसको इस टॉपिक को हम इस तरह भी तो लेके चल सकते हैं कि इसके दो पोर्शन बना लिए जाएं, या एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस। नहीं, एडवांटेजेस सर और इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज। जी सर। एडवांटेजेस ही तो हमने पढ़े ना कि हम इन्वेंट्री को होल्ड क्यों करते हैं। एडवांटेजेस की तो बात नहीं है वैसे, लेकिन यह कि वजह क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल को, इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है, और उसकी कॉस्ट क्या उसको बेयर करनी पड़ती है। जी सर। सही है। तो ये ठीक है। इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट है। क्लियर है उस्मान आपको भी? क्लियर है सर। ये जो लास्ट ऑप्शन है, एट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायग्राम, सर इसके अंदर ये है कि जितना टाइम हम इवेलुएशन करते हैं कि अगर ये हम इन्वेंट्री हमारे बैंक में होती तो हम इससे हाँ, कितना फायदा ले सकते थे, इसके बिल्कुल। सर एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी ये? ये हमारी कॉस्ट है ना, हम इसको शामिल करेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में, क्योंकि हम ये $50 भी तो एनुअली कमा सकते थे ना। तो जब हम कॉस्ट निकाल रहे होंगे होल्डिंग इन्वेंट्री की तो इसको ऐड करेंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली, यानी कि ये आप रेलिवेंट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस $1000 को आप किसी और जगह पे लगाते तो आपको ये इंटरेस्ट कमा सकते थे आराम से, लेकिन इसको आपने सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए जी। ये आपकी एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और आपने इसको शामिल करना है। आपको कहीं सवाल में इस क्वेश्चन इस MA2 लेवल पे कुछ भी नहीं करना, ना कोई ऐड करना है ना कोई माइनस करना है, इस चैप्टर के हवाले से आपको होल्डिंग कॉस्ट ऑलरेडी दी होगी। राइट। तो ठीक है। सर वैसे यू नॉर्मली अगर एमए लेवल का क्वेश्चन हो तो हम्म। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो इसके अंदर सर ये होगा कि जो हम इंटरेस्ट कमा सकते थे उसको हम एज ए कॉस्ट लेंगे अब। बिल्कुल, जो जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे चले मैं आपको बताया तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे कि आपके पास दो ऑप्शंस थे, ठीक है। आपने एक ऑप्शन को चूज किया, दूसरे को सेक्रीफाइस किया। अब दूसरे से जो आपने प्रॉफिट कमा सकते थे उसको आप, जो आपने अभी एज ए चूज कॉस्ट। किया उसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे। ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल से। रेलिवेंट कॉस्टिंग पूरा चैप्टर है आपका MA2 का इसमें, ठीक है। तो फिर ये आसानी हो कुछ, जाएगी समझने में। बिल्कुल बिल्कुल उसमें बहुत डिटेल से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कुछ कॉस्ट है होल्ड, इन्वेंट्री को होल्ड करने की। इन्वेंट्री एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट को मैंने CH से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालते हो, Q डिवाइडेड बाय 2। Q का मतलब है ऑर्डर क्वांटिटी, के जो ऑर्डर क्वांटिटी, जो आप ऑर्डर आप प्लेस करते हो उसकी क्वांटिटी, उसको आप डिवाइड करते हो 2 से, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आती है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर मैंने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपने बफर स्टॉक होल्ड किया हुआ है, यानी कि वही सेफ्टी इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री में जाहिर सी बात है इन्वेंट्री हम निकाल रहे हैं तो वो बफर वाली चीज आपने ऐड करनी है, कंसीडरिंग कि आपके पास अगर बफर स्टॉक है। अगर तो नहीं है बफर स्टॉक तो फिर तो Q/2 ही होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए जुबानी, ये बहुत ज़रूरी है, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है ये, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर फॉर्मूला दोबारा समझाइएगा। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को होल्ड करने की जो कॉस्ट आपको सालाना पड़ती है वो उसको आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज इन्वेंट्री से, कि आपके पास पूरे साल में एवरेज इन्वेंट्री कितनी होती है, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के फॉर्मूलाज दो हैं। एक तो है सिंपल, अगर आपने बफर यानी कि सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ तो ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जितना आप ऑर्डर प्लेस करते हो, मिसाल के तौर पर 400 यूनिट्स आप प्लेस करते हो, उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, Q/2, ठीक है। अगर आपने बफर स्टॉक होल्ड किया हुआ है तो एवरेज इन्वेंट्री का तब फॉर्मूला होगा, बफर जितना आपने
केजीज या यूनिट्स होल्ड किए हैं प्लस Q/2, तो इसमें बफर हम ऐड कर देंगे क्योंकि हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं ना कि कितनी है हमारे पास एवरेज। क्लियर है? जी सर, ओके ओके सर, ठीक ओके। है, ये साथ साथ स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, अगर रजिस्टर में आप लिख लें तो आप सबके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा साथ सर में। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ जी सर। यही है। अब इसके बाद ऑर्डरिंग, अब होल्डिंग की तुमने बात कर ली, इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या होती है? दो ही कॉस्ट होती हैं बेसिकली, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉस्ट होती है और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होती है। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कितनी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि आप एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हो। कॉस्ट पर ऑर्डर मैंने सीओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। देखें ना, अगर आपकी 1000 यूनिट्स एनुअल डिमांड है और आप ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, तो आप मिसाल के तौर पर 250 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो तो एक साल में आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? 4। तो इस तरह नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं, ठीक है। एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड, और उसको डिवाइड करना है आपने ऑर्डर क्वांटिटी से। तो इस तरह आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। क्लियर है फॉर्मूला एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का? सर एक सेकंड बस मैं नोट कर रहा हूँ साथ सही है, साथ सही में। है। आपको क्लियर है उस्मान ये फॉर्मूला एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का? सही है, जरा रिपीट करवा दीजिएगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने की आपको क्या कॉस्ट पड़ती है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि आप एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करते हो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का तरीका होता है एनुअल डिमांड यानी कि डी डिवाइडेड बाय क्यू, ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि आपकी मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट्स की एनुअल डिमांड रहती है और आप 250 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो, तो एक साल में आप कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे? 4। तो ऐसे आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हो, ठीक है। जी सर। यही है। इसके बाद आप टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सारी, तो तीन तरह की कॉस्ट होती हैं, दो हमने बात कर ली ऑर्डरिंग और होल्डिंग की, और तीसरी है इन्वेंट्री को खरीदने की जिसको आप परचेज कॉस्ट कहते हो। तो परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला है PD। पी का मतलब है कि एक यूनिट की प्राइस, एक यूनिट कितने का आप खरीदते हो, और मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड के सालाना आप कितने खरीदते हो, प्लस वही ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला और वही होल्डिंग और कॉस्ट का फॉर्मूला। तो इन तीनों चीज़ों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाती है। ये फॉर्मूलाज आपको हर सूरत में याद होने चाहिए, ठीक है, आज ही याद करने साथ साथ। क्लियर है या आगे मूव करूं? जी सर। सर बस एक सेकंड सर। सही है, सही है। जी सर, ओके। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और कॉस्ट है, स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। स्टॉक आउट का मतलब ये होता है कि आपको जब इन्वेंट्री चाहिए हो लेकिन आपके पास मौजूद ही ना हो, तो उस सूरत में आपको कंपनी को क्या क्या चीज़ सफ़र करनी पड़ती है। कॉस्ट का ही मतलब होता है ना क्या क्या खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो स्टॉक आउट कॉस्ट, पहली तो लॉस ऑफ सेल्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी थी कि इन्वेंट्री अगर होती तो चीज़ें बना के मैं यूनिट्स बनाता बेच देता, लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री नहीं थी जिसकी वजह से आपको सेल्स का लॉस हुआ। रेपुटेशन लॉस अलहदा, आपको एक मेजर सप्लायर ने एक बड़ा ऑर्डर दिया, ठीक है कि यार मुझे ये इस टाइम पे चाहिए, लेकिन आप नहीं उसको उस टाइम पे दे सके तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन पे, इज्जत पे, गुडविल पे फर्क पड़ा। प्रोडक्शन स्टॉपेजेस, स्टॉक आउट हो रहा है बार बार, इन्वेंट्री मौजूद ही नहीं है जब चाहिए हो, बार बार प्रोडक्शन को रोकना पड़ता है, दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा रोकना पड़ता है। और लास्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर इमरजेंसी ऑर्डर, आपको एक इमरजेंसी ऑर्डर है हर सूरत में फुलफिल करना है। तो जहां पर आप पहले इन्वेंट्री 7 दिनों में मंगवाते थे, आप स्टॉक आउट हो गया तो आपको अगर एक दिन में मंगवानी हुई तो अगला सप्लायर तो आपसे डबल चार्ज करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है इमरजेंसी ऑर्डर का। तो जब इन्वेंट्री आपके पास मौजूद ना हो, ये कुछ खर्चे हैं, कुछ नुकसानात हैं जो कि कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। क्लियर है ये? जी सर। बफर इन्वेंट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेफ्टी इन्वेंट्री होती है। इसका फायदा ये होता है कि अगर डिमांड अनप्रिडिक्टेबल है, मिसाल के तौर पर ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो ये है कि आपको नॉर्मल लेवल के अलावा आपने एक सेफ्टी भी रखा हुआ है साइड पे, तो आपका फायदा है। फिर आपकी जाहिर सी बात है अगर सेफ्टी में पड़ी है तो ऊपर स्टॉक आउट में हमने बात की कि इन्वेंट्री नहीं होती, तो अगर बफर इन्वेंट्री हो तो हम वो प्रोडक्शन ब्रेकडाउन को भी कम कर सकते हैं। सप्लायर्स को हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है लेकिन उसने डिले कर दिया, तो हम लोगों को चलो ये फायदा है कि बफर पड़ी हुई है, तो जब तक बफर हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बफर इन्वेंट्री के फायदे हैं।
अब बफर इन्वेंट्री को भी रखने की भी कॉस्ट है, वही होल्डिंग कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी बात कर दी कि बफर इन्वेंट्री अगर हम पास रख रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही, डैमेज कॉस्ट वही, स्टोरेज वही, ह्यूज लॉस इफ डिमांड फॉल्स एज इट विल बिकम ऑब्सलीट। अगर आपने बफर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रख ली और अगर डिमांड में अनप्रिडिक्टेबल है, डिमांड अगर गिर गई, बढ़ने की बजाय गिर गई, तो वो इन्वेंट्री पड़ी पड़ी होके ख़राब होने का खतरा है, तो कंपनी को बहुत सफ़र करना पड़ सकता है। तो देखें, ये बैलेंस कंपनी को चाहिए, कंपनी को बैलेंस चाहिए कि कितनी बफर इन्वेंट्री प्लेस करनी है कि उसकी जो कॉस्ट है स्टॉक आउट की वो मिनिमम से मिनिमम हो सके और बफर इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम से कम हो। होगी तो सही, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लगनी पड़ेगी, लेकिन उसने एक लेवल मेंटेन करना है जिसमें कॉस्ट कम से कम हो। तो ये जो है ना मैनेजर का काम होता है, कैसे चीज़ों को डील करना है। तो क्लियर है ये वाले भी? जी सर, ओके। ठीक है उस्मान, आपको भी क्लियर है बातें? सही जी। है। अब इसके बाद रीऑर्डर लेवल हमारे पास आ जाता है। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है कि कितने यूनिट्स आपके पास मौजूद हों अभी कि आपने दोबारा रीऑर्डर प्लेस कर देना है, दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना है, इसको आप रीऑर्डर लेवल कहते हो। लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट विच, 2 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, अजान हो रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रीऑर्डर लेवल में आपको बता रहा था कि वो यानी कि इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए आपके पास जब आपने दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना है, तो उस लेवल को आप कहते हो रीऑर्डर लेवल। उसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज का मतलब है कि आप कितना यूज कर रहे हो लीड टाइम के दौरान, मैक्सिमम। अब लीड टाइम क्या है? लीड टाइम का मतलब है वो टाइम जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और ऑर्डर आपको रिसीव होता है, उसके दरमियान में जो दिन या हफ्ते लगते हैं उसको आप लीड टाइम कहते हो। तो रीऑर्डर लेवल जो है आप कैसे निकालते हो? मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। इससे आपके पास वो यूनिट्स आ जाते हैं, वो लेवल आ जाते हैं कि आपको पता होता है कि यार जब तक मेरा ऑर्डर आएगा तब तक मेरी कंजम्पशन इतनी है। तो इससे जो है ना फॉर्मूला के थ्रू आपको पता चलता है इतने यूनिट्स होने चाहिए जब आपने रीऑर्डर प्लेस करना है। तो ये रीऑर्डर लेवल है। क्लियर है ये? सर क्लियर है, लेकिन इसे न्यूमेरिकली थोड़ा समझा सकते हैं किसी एग्जांपल से सर? ठीक है, मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका लीड टाइम है। लीड टाइम का मतलब ये है कि टाइम जो आपको लगता है ऑर्डर आने में और उसको ऑर्डर को रिसीव, ऑर्डर करने में और रिसीव करने में, लीड टाइम है आपका 6 डेज। यानी कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं 6 हफ्ते बाद आपका ऑर्डर आता है। और यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, यानी कि इस लीड टाइम के दौरान जो आपका मैक्सिमम यूजेज है वो है मिसाल के तौर पर 20 kg पर डे। मैक्सिमम यूजेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20 kg पर डे है, 6 दिन बाद आपको मटेरियल मिलेगा। तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना होगा? 120 kg, 20 मल्टीप्लाई बाय 6,
इतने यूनिट्स जब आपके पास रह जाएं तो आपको पता चल जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए अलार्म बेल कि यार मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं। तो ये रीऑर्डर लेवल है। जी सर, ओके। उस्मान जी आपको सर। भी समझ आ गई है? जी जी सर। अब वही सेफ्टी वाली बात आ गई, अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है तो बस उसको ऐड कर दो, ठीक है, वो तो आपके पास मौजूद है तो उसको तो आपने ऐड कर देना है, प्लस आगे वही फॉर्मूला यही लगेगा। यूजेज और डिमांड का एक ही मतलब है, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एवरेज इन्वेंट्री में हम सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता था, इस तरह रीऑर्डर लेवल में भी आपने ऐड कर देना है। आपको सेफ्टी स्टॉक गिवन हुआ तो आपने उसको ऐड कर देना है क्योंकि ये तो आपके पास मौजूद होगा ना एक्स्ट्रा, इसलिए हम ऐड करते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं कि आपने रीऑर्डर लेवल निकालना है, डिमांड कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि डिमांड में बार बार चेंज ना आ रहा हो, और लीड टाइम भी एक ही हो, बार बार चेंज उसमें ना आ रहा हो। तो ये दो एजम्पशंस है, आपने ये एज्यूम करते हुए ये फार्मूला ऑपरेट करना है। तो है कोई क्वेश्चन रीऑर्डर लेवल में? नहीं सर। नहीं सर। अब आ जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट वो क्या हो रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम हो रही है। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में करते हो तो इसका ये मतलब है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आप बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो तो इसका यही मतलब है ना कि आप कम ऑर्डर प्लेस करोगे साल में, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन उसी के ऑपोजिट होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, बड़े ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ज्यादा इन्वेंट्री ले रहे हो, ज्यादा खरीद रहे हो, तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा होगी ना। इसी तरह अगर आप छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी हाई होगी, और छोटे छोटे ऑर्डर में आपको कम से कम इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी तो होल्डिंग कॉस्ट लो होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है मैनेजर के लिए कि यार अब मैं क्या प्लेस करूं, मैं क्या बैलेंस फाइंड करूं कि जिससे मेरी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो उस बैलेंस को, उस ऑर्डर क्वांटिटी को कि जो हमें करनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। ये बात, ये पॉइंट आपको समझ आया? जी सर। सर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2C0D डिवाइडेड बाय CH। एग्जाम में आपको एग्जाम शीट में गिवन होगा, लेकिन जुबानी भी इतना मुश्किल नहीं है। वही मतलब है, C0 का वही मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर जो हम बात कर चुके हैं, डी का वही मतलब है एनुअल डिमांड। एग्जामिनर कई दफा मंथली डिमांड देता है, कई दफा क्वार्टरली डिमांड देता है, और लड़का जो स्टूडेंट होता है वही लिख के जो है ना सारा कुछ सॉल्व करके आ जाता है। एनुअल डिमांड है। और CH का वही मतलब है कि एक यूनिट को एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, के एक यूनिट को होल्ड करने का आपको क्या कॉस्ट पड़ती है। तो इससे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास जो क्वांटिटी आएगी उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, वो ऑर्डर क्वांटिटी है कि इतनी क्वांटिटी का अगर आप ऑर्डर प्लेस करें तो होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि दोनों कॉस्ट कंबाइन सबसे मिनिमम होंगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान बैलेंस है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सवाल करते हुए आपने तीन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑपरेट करते हुए, यूज करते हुए आपने तीन एजम्पशंस रखनी है। नंबर वन, आपको डिमांड भी पता है और लीड टाइम भी पता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, परचेज प्राइस कांस्टेंट रहेगी, और कोई बफर इन्वेंट्री आपने हेल्ड नहीं की हुई। ये तीन एजम्पशंस हैं, आपने एज्यूम करना है, इन एजम्पशंस को बेस बनाते हुए आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। ये बात क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है। यस सर। अब एक सवाल है, इसका करते हैं हम। सही है। एक और, ये एक और कॉन्सेप्ट है, इसके साथ इकट्ठे ही कर लेते हैं, बस ये लास्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट्स, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज करें अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है सप्लायर, सप्लायर अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो क्या आपको वो डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो चीज़ तो आपको तभी पता चलेगी ना कि अगर डिस्काउंट लेके आपकी कॉस्ट आपको कम पड़ रही है तो आप डिस्काउंट ले लेंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट लेके आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो आप डिस्काउंट नहीं लेंगे। अब डिस्काउंट का इफेक्ट क्या होता है, डिस्काउंट से क्या क्या फर्क पड़ता है? अगर आप डिस्काउंट लेते हो तो नंबर वन, आपकी परचेज प्राइस क्या होगी, कम होगी। होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि बल्क परचेज होगा तभी तो डिस्काउंट होगा, ज्यादा खरीदेंगे तो, ज्यादा खरीदेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट भी तो ज्यादा होगी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी। क्यों? क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हैं, ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये तीन फर्क पड़ते हैं डिस्काउंट से।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डिस्काउंट अवेल करना है या नहीं? तो सिंपल सा तरीका है, हम पहले विदाउट डिस्काउंट अपनी टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल एनुअल कॉस्ट फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया है। और फिर विद डिस्काउंट अपनी टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। अगर तो हमें बेनिफिशियल है, कॉस्ट कम पड़ रही है, तो हम डिस्काउंट को अवेल कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अब एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं ये, इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सारा आपको सही नजर आ रहा है? थोड़ा मैं बड़ा कर दूं इसको। नहीं सर, ठीक नजर आ रहा सही है। आपको आवाज और स्क्रीन, आवाज सही आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है उस्मान? जी सर, सर इसे जरा ये स्ट्रेच करते हैं। अच्छा मैं कर देता हूँ, एक मिनट। ये F2 की बुक से मैंने सवाल उठाए। क्लियर है अब आपको? जी सर। क्लियर है तो जरा रीड करें ना। Walton Limited is a retailer of beer बियर की barrels. बात कर रहे हैं, आराम क्वेश्चन है, लेकिन चलें फिर भी कर लेते हैं, आगे चलें। The company has an annual demand of 36,750 barrels. The ठीक है। barrels cost $12 each. Fresh supplies can be obtained immediately, but ordering cost and the cost of carriage inwards are $200 per order. The annual cost of holding one barrel in inventory is estimated as to be $1.20. The economic order quantity has been calculated to be 3,500 barrels. The ठीक supplier है। introduces a quantity discount of 2% on orders of at least 5,000 barrels and 2.5% on orders of at least 7,500 barrels. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें 2% डिस्काउंट या इवन 2.5% डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अब विदाउट डिस्काउंट पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा। विदाउट डिस्काउंट मुझे सब कुछ बताया हुआ है, ऑर्डर क्वांटिटी भी बताई हुई है, डिमांड भी मुझे पता है, मुझे परचेज प्राइस भी पता है, मुझे कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर भी पता है, मुझे होल्डिंग कॉस्ट भी पता है। तो मैं टोटल एनुअल कॉस्ट यानी कि TAC लिखता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, PD परचेज एक मल्टीप्लाई बाय डिमांड, जितना आपने खरीदना है एनुअली। डिमांड एनुअल है। फिर आता था आपका होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, CH मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। कोई बफर इन्वेंटरी नहीं है तो बफर स्टॉक वगैरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्लस कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, C0 मल्टीप्लाई बाय डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। तो अब मैं निकालता हूँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि परचेज कॉस्ट क्या है पर यूनिट? परचेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है? क्वेश्चन में देखें, आपको नजर आ जाएगी। $12. बिल्कुल। और डिमांड कितनी है आपकी एनुअल? सर एनुअल डिमांड जो है 36,750 barrels. ठीक है। इसके बाद प्लस में होल्डिंग कॉस्ट निकालता हूँ। एक यूनिट को होल्ड करने की एनुअल कॉस्ट कितनी है? है 1.20। 1.2। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? तो ये निकालनी पड़ेगी। ऑर्डर क्वांटिटी हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है वैस पे, ये देखें ना, इकोनॉमिक ऑर्डर सर क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, हैज बीन 3500 कैलकुलेटेड, बैरल। ठीक है ठीक सर। है, तो जी सर। 3500 बैरल्स है, डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने निकालनी है, प्लस में कर देता हूँ। एक को ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है 200, मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड है 36750, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ऑर्डर क्वांटिटी से, यानी कि 3500 से। अब मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बता दें कि क्या आंसर है, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या है, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है विदाउट डिस्काउंट? $2,100. कोई मेरे ख्याल से आपके कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही आंसर आएगा। फिगर्स पड़ी हैं, ज़्यादा आंसर आएगा काफ़ी। सर मैंने इसका पहले परचेज ऑर्डर कर लिया। सारों को ऐड करके मुझे एक साथ ही बता दें कितनी है कॉस्ट।
12 मल्टीप्लाई बाय 36750 ये आ जाएगा 441000 प्लस होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी 3500 डिवाइडेड बाय 2 सर ये आ रहा है 4,43,111 प्लस 2100। चले मैं पूरा लिख लेता हूँ फिर मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद 36750 डिवाइडेड बाय 3500 टाइम्स 200 2100 ये भी आ रहा है। अब एक बात आपने याद रखनी है, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होंगी हमेशा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज कर रहे EOQ, तो आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होंगी। ये बात आपने याद रखनी है। सर उसकी क्या वजह, क्यों होनी चाहिए, मतलब ये सेम ये? इसी तरह सेम ही आती है ना इसका, क्योंकि ये सेम होती है कम से कम होती है, ये सेम होती है और इसका सम मिनिमम से मिनिमम होता है। EOQ कहते हैं इसे। 445200 आ रहा है मेरा। वैसे भाई आप जरा दोबारा चेक करें। सर ठीक है, आपका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये EOQ हम किस लिए इस्तेमाल करते थे कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो। तो EOQ इस्तेमाल करते हुए हमेशा हमारी कॉस्ट जो है ना, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये होल्डिंग कॉस्ट हमेशा हमारी सेम ही आती है। ये टू सम रूल है, ये फॉर्मूला इस तरह डिजाइन हुआ होता है कि सेम होती है। ठीक है, और इनका जी सर सम ठीक है। मिनिमम होता है, यानी कि ये वो लेवल है, ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पर आपकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कंबाइंड सबसे कम पे होंगी, सबसे मिनिमम लेवल पे होंगी। तो विदाउट डिस्काउंट तो हमें ये कॉस्ट पड़ी है टोटल। अब हम पहले देखते हैं कि 2% डिस्काउंट के साथ हमें क्या फर्क पड़ा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से। अब आ रही है? मुझे आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। तो वैस भाई की साइड में मसला होगा। आपको आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। वैस भाई आपको आ रही है? तो आवाज इंटरनेट आ के इशू। उनकी साइड से इशू है शायद, इसी वजह से, वरना आपको भी ना आती मेरी साइड से होता तो। अवैस भाई आवाज आ रही है? जी सर अब बोलिएगा। इंटरनेट का इशू है आपकी साइड से, क्योंकि वो उस्मान को तो सही आ रही है। सर शायद मेरी तरफ कोई मसला होगा, ठीक है, लेकिन अब क्लियर है? सर मैं वो क्वेश्चन तक क्लियर हूँ सर, ये इसके बस आंसर ठीक। तक। ठीक है, आवाज अभी मेरी सही आ रही है ना? जी सर। ठीक है, अब हमने विदाउट डिस्काउंट अवैस में निकाल ली टोटल एनुअल कॉस्ट। अब हम विद डिस्काउंट निकालेंगे और देखेंगे क्या कॉस्ट कम पड़ गई है ज़्यादा। तो अब पहले 2% डिस्काउंट के साथ निकालना है। 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, 5000 बैरल्स। तो अब मैं इसके साथ टोटल एनुअल कॉस्ट निकालता हूँ। टोटल एनुअल कॉस्ट में सबसे पहले आता था PD। तो अब आप मुझे बताएं परचेज प्राइस कितनी होगी, आप दोनों बताएं। सर 445,200। सिर्फ परचेज प्राइस बताएं। तो परचेज प्राइस, पर यूनिट, हाँ। एक सेकंड। अब हमें 2% डिस्काउंट मिल रहा है और हमने 5000 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो उस्मान कितनी होगी परचेज प्राइस पे? तो कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। निकाल है सर 60,000। सिर्फ एक यूनिट की है वैसे भाई, जी सर। सिर्फ एक की पूछ रहा हूँ, एक यूनिट की परचेज प्राइस। पहले आप कितने का एक यूनिट खरीद रहे थे? सर 36,750। नहीं नहीं, मैं परचेज प्राइस पर यूनिट बता रहा हूँ। 36,750 तो अवैस भाई एनुअल डिमांड है ना, ये देखिए एनुअल डिमांड। द कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड, ठीक है सर। द बैरल कॉस्ट 12 58 ईच। पॉइंट। ये अभी आपने बोल दिया ना कि द बैरल कॉस्ट 12 ईच, के एक बैरल की जी सर। कॉस्ट 12 है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ उस्मान के, एक बैरल की कॉस्ट कितनी है? तो ये तो विदाउट सर डिस्काउंट थी। अब तो वैसे भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना। अब हम जी 2% सर। डिस्काउंट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब कितनी होगी परचेज प्राइस पर बैरल?
सर 11.76। बिल्कुल उस्मान, 2% डिस्काउंट मेरा है तो 11.76 होगी। जी सर, ये मैंने वो मैं ग्रॉस अमाउंट में से निकाल लिया मैं था। नहीं नहीं मैं पर पूछ रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी एक दफा लिखा हुआ है। तो परचेज जी प्राइस 11.76 है, डिमांड हमारी है 36750 प्लस। अब आप मुझे बताएं कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट तो वही होगी 1.2। ऑर्डर क्वांटिटी इधर कितनी होगी अब? 7500। ऑर्डर क्वांटिटी 2% डिस्काउंट पे कितनी होगी? 5000। 5000 बैरल्स होगी, क्योंकि उसने यही तो कहा है ना कि अगर आप 5000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर क्वांटिटी ही तो होती है ना, तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ है वैसे भी आपको? जी सर क्लियर है। ये 5000 बैरल्स यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय 2। 6000 आ जाएगा ये। बिल्कुल। नहीं नहीं 5000 है ना यहाँ पर। अच्छा टोटल वर्किंग आप बता रहे हैं? जी सर 6000 डिवाइड टू 5000 3000 सर। बैरल्स। 5000 बैरल्स हैं। ट्वेंटी नहीं सर, फाइव मैं आपको हंड्रेड इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ सर, डिवाइड करने के बाद। सही है सही है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर जो था 200 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड 36750 और डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी जो कि अब कितनी है 5000। ये डिफरेंस है 5000। क्योंकि अब इसको कैलकुलेट करते हैं साथ साथ। आप देखिएगा आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम नहीं आएगी क्योंकि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे। 432 1470 सर ये। 180 ये आ जाएगा प्लस 5000 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1.2 ये आ जाएगा आपके पास 3000 और ऑर्डरिंग अच्छा, कॉस्ट आपके पास आ जाएगी तो इसका आंसर है 4,36,650। डिवाइडेड बाय 5000। आप भी साथ साथ उस्मान करें, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो डे वन से थोड़ी गड़बड़ी जा रही है कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए भी। कितना आ गया ये टोटल करके वैसे भाई? सर मैंने इरेज कर दिया, 4,36,000 कुछ आ रहा था सर। मैं ऐड कर देता हूँ 1470 प्लस 3000 प्लस 432180। 4,36,650। बिल्कुल। तो क्या हमें 2% डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है? कम आ रही है। कम आ रही है सर। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि यार क्या मैंने डिस्काउंट अवेल करके अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से बाहर निकलूं या ना निकलूं, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में तो हमने क्या एज्यूम किया था कि परचेज प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब जी हमें सर जी कैसे सर। पता चलेगा कि यार क्या मैं अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हट के कोई ऑर्डर प्लेस करूं या नहीं करूं? तो हमने देखना है कि यार जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है उसके साथ क्या मेरी एनुअल कॉस्ट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ऐसे आपने करना है। जी सर। जी सर। क्लियर है उस्मान आपको यहाँ तक? जी सर क्लियर है। ठीक है, अब हम 2.5% डिस्काउंट पे वर्किंग करेंगे। अब टोटल एनुअल कॉस्ट फिर मैं निकालता हूँ, मुझे बता दें अब क्या परचेज प्राइस होगी। अब आपको 2.5% डिस्काउंट मिल रहा है। 11.7 होगी क्योंकि अब आपको इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 2.5 का। तो इतनी होगी, इतनी है ना वैसे भाई? जी सर 11.7 आ रही मेरी भी। मल्टीप्लाई बाय 36750 वही एनुअल डिमांड है प्लस वही कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन ऑर्डर है। तो अब ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? सर 7,500। बिल्कुल, क्योंकि 7500 पे हमें 2.5% डिस्काउंट मिल रहा है जी सर। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हमारे पास आ जाएगी वही 200 मल्टीप्लाई बाय 36750 डिवाइडेड बाय 7500। ये वर्किंग कर लें टोटल क्या आएगा 11.7 मल्टीप्लाई बाय 36750 429975 प्लस 7500 डिवाइडेड बाय 2 3750
सर 4,35,455। 1.2 4500, ये 4500 आया है ना ये वाला, ये आपने इकट्ठे ही वर्किंग की है। सर आपकी आवाज 36। फिर से बंद होगी सर। उस्मान आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है। उनकी तरफ से कोई इशू है, चलो देख लेते हैं। अवैस पे आवाज आ रही है? हेलो अवैस पे आवाज आ रही है? अवैस पे आवाज आ रही है? उन मीटिंग ही शायद लीव कर दी है, दोबारा आ गई। सर लीव नहीं करी, वो खुद ही बंद हो गया था सर। दे आपकी क्या साइड से कोई इशू क्या है, रहा क्योंकि था? वो उनको आ रहा है नजर, उनको आवाज आ रही है। या आपको जब आवाज नहीं आती तो स्क्रीन भी स्टॉप हो जाती है, लिखा हुआ साथ साथ नजर आ रहा होता है, जस्ट वॉइस का मसला होता है? नहीं सर, सिर्फ वॉइस का मसला होता है। ये कोई यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। 435 455 ही आ रहा है। जी सर, मेरा यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इससे हमें और फायदा है। तो देखिए हमारी एनुअल कॉस्ट कम हो रही है, तो हम 2.5% का डिस्काउंट सप्लायर से अवेल करेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर। सही पूछे। सर हम डिस्काउंट की वजह से हम ये मतलब डिस्काउंट तो हम अवेल कर रहे हैं सर, ले रहे हैं। हम्म। लेकिन सर हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी तो साथ साथ बढ़ रही है फिर, क्योंकि हमारी क्वांटिटी लेकिन बढ़ रही है। तो हमने तो टोटल एनुअल कॉस्ट की बात करनी है ना, हमारी ये कॉस्ट एनुअल कॉस्ट भी तो कम हो रही है, परचेज कॉस्ट भी तो हमारी कमी आ रही है ना। हमने तो ये देखना है कि हमारे लिए फायदेमंद क्या चीज़ है। सर अगर इसे हम थ्योरेटिकल देखें तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिस्काउंट जो है वो कम है, लेकिन हमारी होल्डिंग कॉस्ट डिस्काउंट से कहीं ज्यादा हो रही होगी सर। देखे ना कि ज्यादा जो कि कितनी ज्यादा होगी हमें नजर आ रही है। पहले जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट थी वो 2100 थी, ठीक है। फिर हमने टू जी परसेंट सर। डिस्काउंट लिया, वो 3000 होगी। फिर हमने 2.5% डिस्काउंट लिया, मतलब ज्यादा चीजें खरीदी, 7500 बैरल्स लिए, तो 4500 होगी। 4500 तो होगी जी सर। होल्डिंग कॉस्ट तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो तो कम हो रही है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसको भी तो देखें। पहले 2100 थी, 2100 से 1470 होगी, 1470 से 980 होगी, कम हो रही 980 है। होगी। इसी तरह परचेज कॉस्ट भी आपकी कितनी गिर रही है, 441,000 से 432,180 होगी, 429,975 होगी, तो कितनी कमी आ रही है ना। जी सर। तो हमने तो ओवरऑल देखना है ना कि टोटल हमें खर्चा कितना, टोटल खर्चा हमें कितना फायदा कितना हमें हो रहा है, खर्चा कितना हमारा कम हो रहा है। तो इस जी सर। हिसाब से हमने देखना है। देखिए रीजन ये होती है ना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो वो ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पर आपको मतलब कि आपकी होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। उसकी एजम्पशन में हमने पढ़ा था कि हम परचेज प्राइस की एज्यूम करते हैं कांस्टेंट है। लेकिन जी सर। कभी कभार ये होता है कि सप्लायर आपको जरा हट के सोचने में मजबूर कर देता है, यार मैं तुम्हें परचेज प्राइस पे डिस्काउंट दे देता हूँ। तब हमने क्या जी ट्रीटमेंट करनी है, तब क्या हमने अपनी ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हटना है या नहीं। तो इसलिए हम ये जी सर। वर्किंग्स करते हैं। जी सर। ठीक है, क्लियर है उस्मान आपको भी ये? जी सर क्लियर है। सही है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स हैं कि कितनी हमारे पास मिनिमम इन्वेंट्री हमारे पास होनी चाहिए और कितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री होनी चाहिए। आवाज आपको आ रही है ना वैसे पे? जी सर आ रही है। ठीक। सिंपल से दो फार्मूलाज हैं। मिनिमम इन्वेंट्री का मतलब है कि मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि यार इससे अगर इस लेवल से अगर इन्वेंट्री मिनिमम होगी तो कंपनी को जो है ना वो ट्रबल हो सकती है, तो इतनी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला उसका सिंपल है, री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज डिमांड मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। देखें यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है वैसे भाई, डिमांड भी और लीड टाइम भी। क्वेश्चन में जी आपको सर। ऐसे आया होगा कि वो लिखा होगा कि यार मिनिमम लीड टाइम है, कि कम से कम हमें ऐसा लगता है कि यार कभी कभार 4 दिनों में भी आ जाता है ऑर्डर, और मैक्सिमम लीड टाइम वो है मिसाल के तौर पर 8 डेज। तो जी सर। अगर आपने मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल निकालना है और ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आपने इन दोनों का क्या लेना है, एवरेज। सम जो लेना है कि है, इनको, फिर डिवाइड कर देंगे जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। और जो आपका फॉर्मूला था लीड टाइम वाला, उस पे आपने कौन सा लेना है, मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, तो जी ये सर। वर्डिंग आपने गौर से पढ़नी है। सिंपल से फॉर्मूलाज नहीं, आपको लाजमी बस याद होने चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मिनिमम इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल आपको ये बताता है कि बस इससे ज्यादा इन्वेंट्री मिनिमम होगी तो कंपनी के लिए डेंजरस है। और जी हाई सर। ये बताता है कि मतलब इससे अगर ज्यादा आपने मजीद रखी तो आपके लिए ये नुकसानदेह है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जी सर। सिंपल से दो फार्मूलाज हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट जी ले सर लें। ले लिए सर। क्लियर है ना ये दोनों उस्मान आपको भी?
क्लियर है। अब ये एक छोटा सा ये चीज़ है, स्टॉक टेकिंग क्या मतलब होता है? स्टॉक टेकिंग कहते हैं काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के आइटम्स को जाके खुद पर्सनली रिकॉर्ड करना, उसको आप स्टॉक टेकिंग कहते हैं। स्टॉक टेकिंग दो तरह के होते हैं, पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूस। पीरियोडिक होता है वो एक स्पेसिफाइड टाइम में होता है, मिसाल के तौर पर साल में एक ही दफ़ा होता है। अब साल में वो एक ही दफ़ा होता है तो इससे ये होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको शट डाउन करनी पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि स्टॉक टेकिंग वाले आते हैं, वो आके प्रॉपर जो है काउंटिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह जो है ना आपका टाइम लग जाता है प्रोडक्शन में। आपको थोड़ा जो है ना स्टॉक टेकिंग के वक्त यानी कि आपके जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें थोड़ा आपको ब्रेक लग जाती है। जबकि कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग का ये मतलब है कि बस थोड़ी थोड़ी आइटम्स जो है ना वो रोटेशन बेसिस पे चेक करते रहना, साथ साथ गिनते रहना, काउंट करते रहना, ना कि एक ही दफ़ा साल के आखिर में जाके जाना सारा इकट्ठे करना। इसको आप कंटिन्यूस स्टॉक टेक कहते हो, सिंपल। क्लियर है ये दोनों, पीरियोडिक और कंटिन्यूस? ये इंटरनली होती है कि ऑडिट वाले करते हैं? इंटरनली भी होती है। ऑडिट वाले तो जाके अपना ऑडिट करते हैं, जिसके लिए काउंटिंग करते हैं। इंटरनली भी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बंदा कोई फ्रॉड कर सकता है, अकाउंट्स में इश्यूज हो सकते हैं, तो खुद पर्सनली जाके काउंटिंग करके इस चीज़ को, सारी बातों को इंश्योर किया जाता है कि कोई इशू तो सर ये नहीं है। इंटरनल इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं सर ये? बिल्कुल, ये इंटरनल, जिस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वही करते हैं। वैसे इंटरनल ऑडिटर तो उसी कंपनी का होता है जो कि बहुत बड़ी कंपनी होती है, इस वजह से, क्योंकि बहुत कम कंपनीज के इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं। जी कोई सर। मैनेजमेंट का बंदा ही जो है ना ये काम कर रहा होता है। अब लास्ट चीज़ है इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। इसमें टी अकाउंट जो है इन्वेंट्री का, देखें ये टी अकाउंट्स वगैरह जो हैं, क्योंकि आप अभी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है आपको कोई सवाल आए ही ना, अगर आया भी तो हार्डली एक आधी आता है, वरना नहीं आता। मैं आपको टी अकाउंट बना देता हूँ, मटीरियल इन्वेंट्री का। मटीरियल इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते हैं। मटीरियल और वेजेस, मटीरियल गुड्स अकाउंट एक ही बात होती है। मटीरियल इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री आपका क्या होती है? एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, क्या होती है? एसेट होती है एसेट सर। होती है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट डेबिट साइड। साइड। ओपनिंग यहाँ पर आ जाता है, क्लोजिंग यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पेबल्स जो हैं, पेबल्स या परचेजेस, वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मटेरियल में एक चीज़ आ रही है तो आपके मटेरियल अकाउंट को बढ़ा रही है ना। उसके बाद रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर में कोई चीज़ जा रही है तो वो भी डेबिट साइड पे आएगी, एसेट के आपको बढ़ा रही है। बाकी वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री जो आपने स्टोर से निकाल दी है, प्रोडक्शन उस पर काम होना शुरू हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर रिटर्न टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को आपने चीज़ दे दी है तो इन्वेंट्री के अकाउंट से बाहर निकल जाएगी, स्टोर से बाहर जा रही है। जो चीज़ स्टोर से बाहर जा रही है सिंपली क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। उसके बाद आपके ओवरहेड्स जो हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो चीज़ आप बेच चुके होंगे वो आप भी आपने क्रेडिट आउट कर देनी है, एसपीएल में आपकी चली जाएगी। तो ये सिंपल सा अकाउंट है। डबल एंट्री मेरा तो नहीं ख्याल आपको अगर आएगी, आएगी अगर नहीं आएगी, अगर आ भी की तो सिंपल, आपको पता है कि ऑपोजिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री बनानी है तो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर क्रेडिट साइड पे है, तो मटेरियल का अकाउंट है तो क्रेडिट में किसको करूँगा? मटेरियल के अकाउंट को। मटेरियल। ऑपोजिट काम होता है, और डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट मटेरियल है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अगर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड के अकाउंट में जाएगा, सिंपल। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको पता होना चाहिए। ये टी अकाउंट आपको आता हो तो सिंपली आप डेबिट, आप डबल एंट्री बना सकते हैं। मेरा तो शायद है ख्याल है आपकी बुक में भी इसकी कोई डबल एंट्री नहीं है किट में, लेकिन ये मटेरियल का अकाउंट है, ठीक है। क्लियर है? ये यही चीजें आती हैं बस इसमें। जो चीज स्टोर्स जी में सर। आ रही है तो वो डेबिट साइड पे आएगी, जो चीज स्टोर से जा रही है वो क्रेडिट साइड पे आएगी, सिंपल। अब आपका मटेरियल का चैप्टर हो गया फिनिश। दो चैप्टर्स थे, दोनों फिनिश हो गए, और F2 का ये एक चैप्टर था वैसे पे, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया। अब जी सर ठीक है।
करना क्या है आप लोगों ने, करना आप लोगों ने ये है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर भेजता हूँ MA2 की किट से, BPP किट से भी और कैप्लन किट से भी। वो क्वेश्चन जो है उस्मान भाई आपने भी और वैस भी आपने भी कल जो है ना लाजमी करके आने, ठीक है। वो जी सर क्वेश्चन ठीक है। ही हमने डिस्कस करने हैं, वही क्वेश्चन जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले आपने किए थे। वो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको वैस भाई? सर मैंने वो क्वेश्चन अब करने थे, मुझे टाइम 8 बजे का था आइडिया, मैंने इसलिए नहीं किए, मतलब मैं कर नहीं पाया सर। अच्छा आप नहीं कर लेकिन मैं पाए वो तो अभी कर लूंगा सर। मैनेज कर लेंगे ये वाले भी और वो वाले भी इकट्ठे। जी जी मैं कर लूंगा सर, मैं भी कर लूंगा। या फिर ये करें ना कि सिर्फ BPP को पहले ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि BPP मुश्किल है ना। तो नहीं सर मैं दोनों कर लूंगा, टाइम ठीक दे है दूंगा मैं ठीक है रात 2-3 ठीक है। 2-1 बजे तक। चलें, फिर ये है ना कि ये चैप्टर हमने मटेरियल भी कर दिया, कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी कर लिया, तो अब आपने हर सूरत में फिर करने हैं, ठीक है। कल हम यही डिस्कस करेंगे क्लास में। जी मैं सर ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर आपको इसका भी भेज देता हूँ, और वो दूसरे तो चलो आपको पता है, वो मैंने व्हाट्सएप कर दिए थे। जी सर वो आपने कर बाकी दिया। मैं आपसे, चले मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ दूसरे उसकी क्या करना ठीक हो है, गया सर। ठीक है।